हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 8 दैट इज़ सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर नंबर 8 ये यूनिट 3 का पार्ट है। इसमें और दो भी है, जैसे कि चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10। ये तीनों चैप्टर यूनिट 3 में ही हैं। चैप्टर नंबर 9 दैट इज़ द बायोमोलिक्यूल्स, और चैप्टर नंबर 10 सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो हम इंट्रोडक्शन से हमारा काम स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन क्या दिया हुआ है। उसके बाद हम देखेंगे 8.1 सेल क्या है, व्हाट इज़ अ सेल। उसके बाद हम देखेंगे सेल थ्योरी, और उसके बाद हम देखेंगे ओवरव्यू ऑफ सेल। आज का हमारा टारगेट इतना है, 8.1, 8.2 और 8.3। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिर हम बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो इंट्रोडक्शन एनसीईआरटी ने हमें दिया है कि व्हेन यू लुक अराउंड यू सी बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग। जब हम हमारे आसपास देखते हैं तो हमें लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों दिखाई पड़ती हैं। जैसे कि छोटे भाई बहन लिविंग है, टेबल, चेयर, बुक, पेन वगैरह नॉन लिविंग है। इन दोनों के बीच एक बेसिक सा डिफरेंस है जिसे हम बोलते हैं सेल। जिसे हम लिविंग कहते हैं उसमें सेल प्रेजेंट है, और जिसे हम नॉन लिविंग कहते हैं उसमें सेल एब्सेंट है। ओके, तो जिसमें सेल प्रेजेंट है उसे हम लिविंग कहते हैं, जिसमें सेल एब्सेंट है उसे हम नॉन लिविंग कहते हैं। लिविंग और नॉन लिविंग के बीच जो डिफरेंस है वो सिर्फ और सिर्फ सेल का है। इज़ दैट क्लियर? ओके, तो हम उसे अच्छी तरह से लिख लें। When you look around, you see both। हमें हमारे आसपास दोनों दिखाई पड़ते हैं, लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग। लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग। लिविंग थिंग हम किसे बोलते हैं? जिसमें सेल प्रेजेंट हो, प्रेजेंट ऑफ सेल is called living and absence of cell is called non-living। ये पॉइंट आप नोट बनाकर लिख लेना। All organisms are composed of cells, as it is NCERT की लाइन है। All organisms are composed of cells। सभी तरह के ऑर्गेनिजम्स सेल से मिलकर ही बने हुए होते हैं। All organisms are composed of cells।
ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। थोड़ा हाईलाइट कर ले हम इसे। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। सभी तरह के ऑर्गेनिजम्स सेल से मिलकर ही बने हुए होते हैं। थोड़ी ऑर्गेनिजम्स सिंगल सेल के होते हैं और थोड़े ऑर्गेनिजम्स मल्टी सेल्यूलर भी होते हैं। सम ऑर्गेनिजम्स जो यूनिसेल्यूलर हैं वो सिंगल सेल से बने हुए होते हैं, और जो मल्टी सेल्यूलर हैं वो मैनी सेल्स से बने हुए होते हैं। उन्हें एसेंशियल फंक्शन, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स को उनकी बॉडी के एसेंशियल फंक्शन परफॉर्म करने में बहुत सारे सेल्स की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स सिंगल सेल से ही सारे एसेंशियल फंक्शन बॉडी के परफॉर्म कर लेते हैं। ये सिंगल सेल से ही हो जाता है, तो ये मेड अप ऑफ सिंगल सेल्स। यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल्स और मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ मैनी सेल्स। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। जैसे सम ऑर्गेनिजम्स composed of single cells, composed of single cell, जिसे हम बोलते हैं यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। यूनि का मतलब होता है वन, सेल्यूलर मतलब सिंगल सेल। सिंगल सेल से बना हुआ होता है जिसमें एक ही सेल प्रेजेंट होता है। जैसे एग्जाम्पल्स हम देख लें। एग्जाम्पल्स जैसे बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा एक्सेट्रा। बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा एक्सेट्रा। ठीक है। वाइल अदर लाइक अस, जैसे हम हैं, वो बहुत सारे सेल्स के बने हुए होते हैं। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म हैं हम सब। तो लिख लें while other like us, while other like us composed of many cells, composed of many cells called multicellular organisms, called multicellular organism। मल्टी का मतलब होता है मैनी और सेल्स का मतलब होता है सेल्स। सेल्यूलर का मतलब होता है सेल्स। मल्टी मतलब बहुत सारे सेल्स के बने हुए होते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स हम लिख लें, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन भी हम लिख लें, ह्यूमन। ओके, तो आपको इतना समझ में आया हुआ होगा। When you look around you see both living and non-living। जब आप आपके अराउंड देखते हो तो आपको लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों दिखाई पड़ते हैं। जो लिविंग थिंग है उसमें सेल प्रेजेंट होता है, जो नॉन लिविंग थिंग है उसमें सेल एब्सेंट होता है। एनसीईआरटी ने हमसे बताया है कि सभी तरह के ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से बने होते हैं जिसे हम यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, और जैसे कि बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा एक्सेट्रा। वाइल अदर लाइक अस कंपोज्ड ऑफ मैनी सेल्स,
बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हमारी तरह बहुत सारे सेल्स से बने हुए होते हैं, जिसे हम मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जैसे एग्जांपल्स के तौर पे होता है प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस एक्सेट्रा। तो हम नेक्स्ट मूव करें। एनसीईआरटी ने हमसे 2 क्वेश्चंस हमसे पूछे हैं। सबसे पहला है 2 क्वेश्चंस पूछे हैं एनसीईआरटी ने। सबसे पहला पूछा है कि व्हाट इज़ इट दैट मेक ऑर्गेनिज्म लिविंग। ऐसा तो क्या है जो ऑर्गेनिजम्स को लिविंग बनाता है। तो हमें लिखें what is it that make organism living। और दूसरा क्वेश्चन पूछा है what is it that an inanimate thing non living and animate thing living। ऐसा तो क्या है जो इनएनिमेट थिंग नॉन लिविंग है जबकि एनिमेट थिंग लिविंग है। what is it that an inanimate thing non-living and animate thing living। एनिमेट थिंग लिविंग है और इनएनिमेट थिंग नॉन लिविंग है। तो इन दोनों का आंसर आई होप आप बता पा रहे होंगे। प्रेजेंस ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। presence of the basic unit of life cell in all living organism प्रेजेंस ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ सेल। जो बेसिक यूनिट है पूरी लाइफ का वो है सेल। वो सभी तरह के ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है, इसीलिए हम ऑर्गेनिजम्स को लिविंग कहते हैं। जो ऑर्गेनिजम्स इनएनिमेट है उसमें सेल एब्सेंस है तो इसे हम नॉन लिविंग कहते हैं। जो एनिमेट है उसमें सेल प्रेजेंट है तो इसे हम लिविंग कहते हैं। तो इसका आंसर है सेल प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे व्हाट इज अ सेल। सेल क्या है। सेल इज द बेसिक unit of life। Cell is the fundamental structural and functional unit of life। ठीक है। सेल क्या है?
सेल फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। हमारा पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर है वो सेल से मिलकर है बना हुआ होता है, तो इसीलिए हम सेल को क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल यूनिट। हमारी बॉडी के सभी तरह के फंक्शंस, सभी तरह के एसेंशियल फंक्शन हैं वो सेल के थ्रू ही परफॉर्म होते हैं, तो इसे हम बोलते हैं फंक्शनल। और हमारी सेल है ना, वो हमारी लाइफ का फंडामेंटल बेसिक बोलते हैं ना जिसे हम, वो बेसिक यूनिट है, तो इसे हम बोले सेल इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जैसे हम लिखें यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, क्या लिखें हम, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। इससे पहले चलिए, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स कैपेबल यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स कैपेबल होते हैं, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है उनका, और लाइफ के सभी तरह के इसेंशियल फंक्शन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स एक सेल से ही फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो हम उसे लिखें इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। और दूसरा है परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ, परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। सभी तरह के एसेंशियल फंक्शन जो बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट है वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स खुद के सिंगल सेल से ही परफॉर्म कर सकते हैं। परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। आई होप आपको दोनों पॉइंट क्लियर होंगे। फिर हमें एनसीईआरटी ने हमसे बोला है कि एनीथिंग, जो कोई भी एक सेल से कम होगा वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करने के लिए हमें मिनिमम जो है वो सिंगल सेल होना ज़रूरी है, सिंगल सेल का होना ज़रूरी है। सपोज़ ये सिंगल सेल से कम है तो ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकेगा, वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकेगा। मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के लिए वो सिंगल सेल होना ज़रूरी है। तो हम नोट करें, anything less than a complete structure of a cell, anything less than a complete structure of cell, a complete structure of cell does not ensure independent living। जो सेल से कम होगा वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। मिनिमम इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के लिए मिनिमम सिंगल सेल होना ज़रूरी है। सेल इज़ द, दूसरा पॉइंट लिखें,
सेल इज़ दी, जो हमने ऊपर लिखा ही है, दूसरी बार लिख लें। सेल इज़ द फंडामेंटल, सेल इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड functional unit of all living organism, आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। सेल इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हमारा पूरा स्ट्रक्चर बॉडी का हमारे बॉडी का सारा स्ट्रक्चर वो सेल से मिलकर ही बना हुआ है, तो हम इसे बोलते हैं स्ट्रक्चरल यूनिट। हमारी बॉडी के सारे फंक्शन सेल से ही परफॉर्म होते हैं, तो इसे हम बोलते हैं फंक्शनल यूनिट। और हमारी बॉडी का बेसिक सा यूनिट है, तो हम इसे बोलेंगे फंडामेंटल। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। तो हम नेक्स्ट मूव करें। तो सबसे पहले एंटोन वॉन लीeuwenhoek थे, जिन्होंने सबसे पहले उन्होंने देखा और डिस्क्राइब किया किसको, लिविंग सेल को। तो हम ये पॉइंट बनाकर लिख लें। एंटोन वॉन लीeuwenhoek, एंटोन वॉन लीeuwenhoek, उन्होंने सबसे पहले देखा और डिस्क्राइब किया लिविंग सेल को। फर्स्ट शो एंड डिस्क्राइब लाइव सेल, फर्स्ट शो एंड डिस्क्राइब लाइव सेल। रॉबर्ट ब्राउन थे, जिन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था, डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। और रॉबर्ट हुक थे, जिन्होंने डेड सेल देखा था। रॉबर्ट हुक, जिन्होंने सेल तो देखा था पर वो सेल डेड था, सिर्फ उन्होंने सेल वॉल को ही देखा था, सेल वॉल को ही देखा था। उसके बाद माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ और माइक्रोस्कोप के थ्रू हमने सेल की सारी स्ट्रक्चरल डिटेल हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हमने पता की। तो लिख लें, द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप, द इन्वेंशन of the microscope and its improvement। माइक्रोस्कोप में क्या हुआ, इम्प्रूवमेंट हुआ, leading to the
इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ने सेल की सारी स्ट्रक्चरल डिटेल रिवील all the structural details of the cell. सबसे पहले एंटोन वॉन लीeuwenhoek थे जिन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल देखा था, वो एंटोन वॉन लीeuwenhoek थे। उसके बाद थे रॉबर्ट ब्राउन जिन्होंने न्यूक्लियस को देखा था, और रॉबर्ट हुक थे जिन्होंने डेड सेल को देखा था, सिर्फ उन्होंने सेल वॉल को देखा था। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। उसके बाद माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ, इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप, और उसने माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ, उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू सेल का सारा स्ट्रक्चरल डिटेल हमें पता चला। तो अब हम पढ़ने वाले हैं 8.2 दैट इज सेल थ्योरी। ओके। तो सेल थ्योरी में हमें 2 साइंटिस्ट के नाम लर्न करने हैं, वैसे तो 3 बट अभी हम 2 करेंगे, मैथियस स्क्लेडन एंड थियोडोर स्वान। लिखें मेरे साथ, मैथियस स्क्लेडन और दूसरा है थियोडोर स्वान। मैथियस स्क्लेडन एंड थियोडोर स्वान। मैथियस स्क्लेडन और थियोडोर स्वान। तो सबसे पहले मैथियस स्क्लेडन कौन थे? मैथियस स्क्लेडन जर्मन बॉटनिस्ट थे, जर्मन बॉटनिस्ट। और थियोडोर स्वान ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। उन्होंने बताया था 1838 में, और इन्होंने 1839 में। मैथियस स्क्लेडन जो जर्मन बॉटनिस्ट थे, थियोडोर स्वान जो ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। मैथियस स्क्लेडन ने लार्ज नंबर ऑफ प्लांट ऑब्जर्व किए, और उन्होंने बताया कि प्लांट्स डिफरेंट तरह के सेल्स से मिलकर बने हुए होते हैं, और जो सेल्स होते हैं वो टिश्यू फॉर्म करते हैं प्लांट में। मैथियस स्क्लेडन ने लार्ज नंबर ऑफ प्लांट पे स्टडी किया और ऑब्जर्व किया, और उन्होंने बताया कि सभी तरह के प्लांट डिफरेंट तरह के सेल से मिलकर बने हुए होते हैं, जो प्लांट में टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। उन्होंने क्या बताया? उन्होंने स्टडी किया लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स पे उन्होंने स्टडी करके बताया कि प्लांट्स होते हैं ना, वो
अलग अलग तरह के सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। और जो ये सेल होते हैं ना, वो टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं प्लांट में। उन्होंने ऐसा बताया। तो हम उसे अच्छे से नोट करें। Examined a large number of plants. Examined a large number of plants उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? And observe that all plants are composed of, सभी तरह के प्लांट, all plants are composed of different kinds of cell, different kinds of cell। सभी तरह के प्लांट अलग अलग सेल से मिलकर बने हुए होते हैं जो प्लांट में टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। विच फॉर्म द टिश्यू ऑफ द प्लांट, विच फॉर्म टिश्यू ऑफ द प्लांट। थियोडोर मान जो ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, उन्होंने बताया, उन्होंने स्टडी किया डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल। उन्होंने किस पे स्टडी किया? ये जूलॉजिस्ट थे तो उन्होंने एनिमल्स के ऊपर स्टडी किया। स्टडी डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल। उन्होंने एनिमल सेल के ऊपर स्टडी किया और बताया कि सेल के बाहर एक लेयर होता है जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और उन्होंने, ये जूलॉजिस्ट थे फिर भी उन्होंने प्लांट के ऊपर स्टडी करके बताया कि सेल के बाहर, प्लांट सेल में ही सेल के बाहर एक और कवरिंग होती है जो यूनिक कैरेक्टर है प्लांट सेल का, जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल वॉल। उन्होंने बताया, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, उन्होंने एनिमल सेल के ऊपर स्टडी करके बताया कि एनिमल सेल के बाहर एक लेयर होता है जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। उन्होंने प्लांट सेल के ऊपर स्टडी किया और बताया कि सेल के बाहर एक यूनिक सा स्ट्रक्चर होता है जो प्लांट सेल में ही पाया जाता है। यूनिक सा कैरेक्टर जो प्लांट सेल में पाया जाता है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। जो एनिमल के सेल में वो सेल वॉल नहीं पाया जाता है, जो प्लांट सेल में पाया जाता है वो है सेल वॉल। हम लिख लें, अच्छे से नोट करें। स्टडी डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल। स्टडीड डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल। और रिपोर्टेड, उन्होंने बताया, रिपोर्ट क्या किया उन्होंने? रिपोर्टेड दैट सेल हैड अ थिन आउटर लेयर जिसे हम जानते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे हम किससे जानते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। प्लाज्मा
मेम्ब्रेन। उन्होंने प्लांट टिश्यू के ऊपर स्टडी करके बताया। ही ऑल्सो concluded प्लांट टिश्यू के ऊपर उन्होंने देखा और ऑब्जर्व किया presence of cell wall is the unique character of plant cell. Unique character of plant cell. और इन्होंने हाइपोथेसिस भी दी। स्वान ने जो हाइपोथेसिस दी वो हम नेक्स्ट पेज पे लिखें। स्वान ने हाइपोथेसिस दी। स्वान प्रपोज्ड द हाइपोथेसिस, हम ऐसे लिखें। स्वान प्रपोज्ड द हाइपोथेसिस। स्वान proposed the hypothesis bodies of animals and plants are composed of, उन्होंने क्या दिया, bodies of, इन्होंने हाइपोथेसिस दी वो ये थी, bodies of animals and plants, bodies of animals and plants, प्लांट और एनिमल की बॉडी वो सेल और सेल के प्रोडक्ट से मिलकर बनी हुई होती है। उन्होंने क्या बताया, स्वान ने बताया कि बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। ओके, बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर composed of cells and product of cells and products of cells। बॉडी एनिमल और प्लांट की सेल और सेल के प्रोडक्ट से मिलकर बनी हुई होती है, ऐसा बताया। फिर हम लिखें, स्क्लीडन एंड स्वान टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी। स्क्लीडन and Swan together formulated the cell theory। ये सेल थ्योरी का सिर्फ एक ड्रॉबैक था कि did not explain how new cells were formed, स्क्लीडन एंड स्वान ने हाइपोथेसिस दी, उसका ड्रॉबैक सिर्फ यही था कि वो न्यू सेल्स कैसे
बनते हैं वो नहीं समझा पाई। स्वान प्रपोज्ड द हाइपोथेसिस, और उन्होंने बताया कि एनिमल और प्लांट की बॉडी सेल और उसके प्रोडक्ट से मिलकर बनी हुई होती है। स्क्लीडन एंड स्वान ने जो सेल थ्योरी दी उसका ड्रॉबैक था कि वो न्यू सेल्स कैसे अराइज होते हैं वो समझाने में वो समर्थ न थी, मतलब कि कैपेबल नहीं थे कि न्यू सेल्स कैसे अराइज होते हैं। न्यू सेल्स कैसे अराइज होते हैं, तो हम नेक्स्ट ये समझ लें कि न्यू सेल्स कैसे अराइज होते हैं। उसके बाद आए रुडोल्फ वर्चो। रुडोल्फ वर्चो आए और उन्होंने बताया, उन्होंने सेल थ्योरी का फाइनल शेप दे दिया। उन्होंने बताया न्यू सेल्स कैसे बनते हैं, ये रुडोल्फ वर्चो ने बताया। गिव फाइनल शेप टू सेल थ्योरी, गिव फाइनल शेप टू सेल थ्योरी। सबसे पहले न्यू सेल्स कैसे बनते हैं ये रुडोल्फ वर्चो ने 1855 में बताया। फर्स्ट explained that cells divided and new cells were formed, and new cells were formed from pre-existing cells, from pre-existing cells। उन्होंने लैटिन में बताया ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। उन्होंने लैटिन में बताया ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। इसका मीनिंग होता है कि न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम pre-existing cells। उन्होंने बताया कि जो नए सेल्स होते हैं वो पुराने सेल्स के डिवाइड होने पर ही बनते हैं। जो पुराना सेल होता है वो डिवाइड कर लेता है और दो सेल बन जाते हैं, वो बताया रुडोल्फ वर्चो ने इन 1855। सेल थ्योरी का फाइनल शेप रुडोल्फ वर्चो ने ही दिया था 1855 में। तो फर्स्ट एक्सप्लेन, सबसे पहले उन्होंने एक्सप्लेन किया कि सेल्स डिवाइड करके ही, ये सेल्स डिवाइड करके ही न्यू सेल बनाता है फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये प्री एग्जिस्टिंग सेल्स है, उससे ही ये न्यू सेल्स बनते हैं। New cells arises from pre-existing cells. Pre-existing cells. Pre-existing cells
डिवाइड करके उन्होंने 2 सेल बनाए, जैसे हम न्यू सेल बोलते हैं। न्यू सेल्स प्री एग्जिस्टिंग सेल्स के डिवीज़न से ही न्यू सेल्स बने। ये सेल थ्योरी का एक एक्सेप्शन है वायरस, जो नॉन सेल्यूलर स्ट्रक्चर है वायरस है, इसमें सेल प्रेजेंट नहीं है। तो हम लिखें वायरस इज द एक्सेप्शन। वायरस एक्सेप्शन है सेल थ्योरी का, जो नॉन सेल्यूलर स्ट्रक्चर है। नॉन सेल्यूलर स्ट्रक्चर, नॉन सेल्यूलर स्ट्रक्चर जो वायरस है, ये सेल थ्योरी का एक्सेप्शन है। फाइनल शेप रुडोल्फ विर्चो ने ही दिया था। उन्होंने बताया ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला नए सेल्स पुराने सेल्स के डिवीज़न से ही बनते हैं, और वायरस ये सेल थ्योरी का एक्सेप्शन है, जो नॉन सेल्यूलर स्ट्रक्चर है। रुडोल्फ विर्चो ने मॉडिफाइड हाइपोथेसिस दी। किसकी मॉडिफाइड हाइपोथेसिस? क्लेडन एंड स्वान ने जो हाइपोथेसिस दी थी, उसमें रुडोल्फ विर्चो ने मॉडिफिकेशन किया और फाइनल शेप सेल थ्योरी को दिया। तो रुडोल्फ विर्चो modified the hypothesis of Schleiden and Swan to give the cell theory a final shape. To give the cell theory final shape. स्क्लीडन एंड स्वान ने जो हाइपोथेसिस दी थी, उसमें मॉडिफिकेशन किया रुडोल्फ विर्चो ने, और फाइनल शेप दिया सेल थ्योरी को। सेल थ्योरी एज अंडरस्टूड टुडे इज सेल थ्योरी as understood today is all living organisms are composed of cells and product of cells. All living organisms लिखना are composed of cells and product of cells. Cells and product of cells. और दूसरा उन्होंने बताया all cells arise from pre-existing cells. All cells arise from pre-existing cells. रुडोल्फ विर्चो ने जो सेल थ्योरी दी, वो सेल थ्योरी का फाइनल शेप था। उन्होंने स्क्लीडन एंड स्वान की हाइपोथेसिस में उन्होंने मॉडिफिकेशन किया, और आज सेल थ्योरी 2 पॉइंट से जानी जाती है। सबसे पहले सेल थ्योरी का पॉइंट है, मॉडिफाइड सेल थ्योरी का पॉइंट है, ऑल ऑर्गेनिजम्स
ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। सभी तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स, स्वान ने क्या बताया था कि एनिमल और प्लांट की बॉडी सेल और उसके प्रोडक्ट से बनी हुई होती है। यहाँ उन्होंने क्या बताया कि सभी तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सिर्फ प्लांट और एनिमल ही नहीं बल्कि सभी तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो सेल और उसके प्रोडक्ट से मिलकर बने हुए होते हैं। जो उस सेल थ्योरी का ड्रॉबैक था कि नए सेल्स कैसे बनते हैं, वो ड्रॉबैक था, वो नहीं समझा पाए। तो दूसरा पॉइंट आ गया, ऑल सेल्स आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। सारे न्यू सेल्स होते हैं वो पुराने सेल से ही आते हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स के डिवीज़न से ही नए सेल बनते हैं। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। तो हमारा सेल थ्योरी वाला पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो अब हम चलेंगे ओवरव्यू ऑफ सेल के ऊपर। एन ओवरव्यू ऑफ सेल, सेल का हमें ओवरव्यू देखना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ऑनियन पील सेल और ह्यूमन चीक सेल। एनसीईआरटी ने इन दोनों के बीच थोड़ा डिफरेंस से ही सेल थ्योरी का ओवरव्यू वाला पार्ट स्टार्ट किया है। तो हम भी एनसीईआरटी के सीक्वेंस से चलेंगे। तो ऑनियन पिल सेल है वो टिपिकल प्लांट सेल है। ऑनियन पिल सेल इज द टिपिकल प्लांट सेल और ह्यूमन चीक सेल इज द टिपिकल एनिमल सेल। ऑनियन पिल सेल टिपिकल प्लांट सेल है और ह्यूमन चीक सेल वो टिपिकल एनिमल सेल है। तो टिपिकल प्लांट सेल हम बनाएं, जैसे प्लांट सेल है तो उसकी बाहर सेल वॉल होगी। ये किसने बताया था? आप कमेंट में लिखना कि प्लांट सेल के बाहर सेल वॉल होती है, वो किसने बताया था, किस साइंटिस्ट ने बताया था। ये प्लांट सेल की सेल वॉल हो गई, उसके बाद ये सेल मेम्ब्रेन हो गई, इसके बाद ये न्यूक्लियस और ये साइटोप्लाज्म। ये हो गई सेल वॉल, ये हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये है न्यूक्लियस जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट और ये है साइटोप्लाज्म। जो प्लांट सेल होता है उसमें क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है। प्लांट सेल, ह्यूमन चीक सेल टिपिकल एनिमल सेल है तो उसमें क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है और उसके बाहर सेल वॉल भी एब्सेंट होता है। सिर्फ क्या प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, वेल डिफाइंड होता है।
वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है और दोनों के दोनों यूकैरियोटिक सेल हैं। यूकैरियोटिक सेल, ये भी यूकैरियोटिक सेल। आई होप आपको बेसिक्स का डिफरेंस क्लियर होगा। इन दोनों के बीच बेसिक्स का डिफरेंस आपको क्लियर हुआ होगा। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल वर्सेस यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल हम किसे बोलते हैं? हम उस सेल को प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं जिस सेल के न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, हम उसे प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। और जिस सेल के न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, हम उसे यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं। तो हम नोट करें, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव। प्रो का क्या मतलब होता है? प्रिमिटिव। प्रिमिटिव प्रिमिटिव और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। और यू का मतलब होता है ट्रू। कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। सेल्स लैक अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। ये सेल के न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, एब्सेंट होता है। तो हम लिखें सेल्स लैक अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। सेल्स लैक अ मेम्ब्रेन बाउंड nucleus. Cells have membrane bound nucleus. Cells have membrane bound nucleus. प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। दूसरा पॉइंट लिखें, उससे पहले हम थोड़ा सा डायग्राम ड्रॉ करें। ये सेल है, ये न्यूक्लियस है और ये साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस विदाउट मेम्ब्रेन बाउंड। जो न्यूक्लियस है वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, विदाउट मेम्ब्रेन बाउंड, जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हैं हम? न्यूक्लियोइड। साइटोप्लाज्म है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल वॉल भी हो सकता है और न्यूक्लियस विदाउट मेम्ब्रेन बाउंड होता है, जिसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। यहाँ पे हम देखें
न्यूक्लियस, इसके अंदर क्रोमोसोम होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होते हैं। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड होता है, इसमें क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। यहाँ साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन बाउंड। न्यूक्लियस कैसा होता है? मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं, ये डीएनए है जो नेकेड है। किसमें नेकेड डीएनए प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म में नेकेड डीएनए प्रेजेंट है। तो हम लिखें नेकेड डीएनए present in cytoplasm। दूसरा मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल एब्सेंट होता है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल एब्सेंट होते हैं, जबकि यहाँ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं और जो क्रोमोसोम होते हैं वो जेनेटिक मटेरियल कैरी करते हैं। तो हम लिखें कैरी जेनेटिक मटेरियल। दैट इज द डीएनए। यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले हमने प्रोकैरियोटिक सेल वर्सेस यूकैरियोटिक सेल देखा। तो प्रोकैरियोटिक सेल के बाहर प्रोकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस के बाहर हमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं दिखाई दिया। सेल्स लैक अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस के बाहर हमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखाई नहीं दिया, तो इसे हमें क्या बोला? प्रोकैरियोटिक सेल। नेकेड डीएनए जो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है, तो नेकेड डीएनए प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल भी एब्सेंट होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर ट्रू न्यूक्लियस, इट मीन्स ये न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम भी प्रेजेंट होते हैं और सेल्स हैव अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। ये सेल में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है। मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट, क्रोमोसोम प्रेजेंट और कैरी जेनेटिक मटेरियल कॉल्ड डीएनए। जो जेनेटिक मटेरियल कैरी करता है इसे हम डीएनए बोलते हैं और क्रोमोसोम भी प्रेजेंट हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल भी प्रेजेंट होता है, जबकि यहाँ प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल एब्सेंट होते हैं। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। तो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के दूसरे डिफरेंसेस हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। उससे पहले
हम एनसीईआरटी का जितना हमारा पोर्शन कवर हुआ है उसका एक बार एनसीईआरटी रीडिंग कर लें, फिर हम इसका नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 8, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इसमें हमने सबसे पहले व्हाट इज़ अ सेल, सेल क्या है, सेल थ्योरी, ओवरव्यू ऑफ सेल, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, ये 5 पोर्शन हमें देखने हैं। तो सबसे पहले हम देख लें कि व्हेन यू लुक अराउंड यू सी बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। You must have wondered and asked yourself, what is it that make organism living? Or what is it that inanimate thing does not have which a living thing has? सबसे पहले उन्होंने बताया कि जब आपके अराउंड देखते हो तो आपको लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों दिखाई पड़ते हैं। आप खुद से ही पूछते हैं कि ऐसा तो क्या है जो ऑर्गेनिजम्स को लिविंग बनाता है, और ऐसा तो क्या है कि जो नॉन लिविंग थिंग में नहीं है जबकि वो लिविंग थिंग में है। द आंसर ऑफ दीज ऑल प्रेजेंट्स द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेल, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सभी तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बेसिक यूनिट जो सेल का है वो प्रेजेंट होता है। उसके बाद दूसरे पैरा में हमने दिया है, एनसीईआरटी में दूसरे पैरा में है कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। नोट करके हमने लिखा था ये पॉइंट, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। सभी तरह के ऑर्गेनिज्म सेल के मिलकर बने हुए होते हैं। सम आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल्स कॉल्ड यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, while others like us composed of many cells called multicellular organisms। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। What is a cell? सेल क्या है? Unicellular organisms are composed of capable of independent existence and performing the essential function of life. Anything less than a complete structure of cell does not ensure independent living. Hence, cell is the fundamental structural and functional unit of all living organisms. Anton von Leeuwenhoek first saw and described live cell. Robert Brown later discovered the nucleus. The invention of the microscope and its improvement leading to the electron microscope revealed all the structural detail of the cell. सारा का सारा हमने पढ़ लिया। Cell theory. In 1838, Matthias Schleiden, a German botanist, examined a large number of plants and observed that all plants are composed of different kinds of cells, which form the tissue of the plant. At about the same time, Theodor Swan in 1839, a British zoologist studied different types of animal cells and reported that cells had a thin outer layer which is today known as the plasma membrane. स्वान ने बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है जो थिन होता है और आउटर लेयर होता है एनिमल सेल के अंदर, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। He also concluded, based on his studied on plant tissue, that the presence of the cell wall is a unique character of plant cells. On the basis of this, Swan proposed the hypothesis that the bodies of animals and plants are composed of cells and product of cells. Schleiden and Swan together formulated the cell theory. This theory, however, did not explain as how new cells were formed.
Rudolf Virchow in 1855 first explained that cells divided and new cells were formed from pre-existing cells homonis cellula e cellula. He modified the hypothesis of Schleiden and Swan to give the cell theory final shape. Cell theory as understood today is all living organisms are composed of cells and product of cells. All cells arise from pre-existing cells. हमने पूरा का पूरा NCERT से ही पढ़ा है, आप चाहे तो आप रीड कर लेना। मैंने भी एक बार आपके सामने रीड किया। आई होप आपको क्लियर होगा। उसके बाद वाला पॉइंट है ओवरव्यू ऑफ सेल। ये हमने थोड़ा सा ही ओवरव्यू देखा है, तो हम उसे नेक्स्ट लेक्चर में ही अच्छे से पूरा NCERT का रीडिंग करेंगे। तो आज हम यहाँ तक ही रखेंगे। तो फिर हम नेक्स्ट मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में लिख लेना। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।